नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो सुबह से ही सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। तो जोरदार बारिश और बाढ़ के असर देखने के बावजूद भी कई राज्यों में आज भारत को एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 आज दोपहर 2:35 पर लॉन्च हो चुका है। और बाढ़ और बारिश के बावजूद भी ये मिशन लॉन्च हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ बारिश से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ राहत देते हुए नजर आए, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बाढ़ बारिश को तमाम पार्टियां मुद्दा बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जा भी रही है और हवाई सर्वेक्षण भी कर रही है। तो दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का पसमानदा प्लान तैयार हो चुका है। अब ये प्लान बस परवान चढ़ने की बारी है। तो वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो हमलावर थे ही, लेकिन अब अखिलेश यादव की बात करें तो उन्हीं की समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो आज हम इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, भारत का तीसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 आज दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह मिशन करीब 42 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। और चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल भी किया गया है। इससे पहले GSLV-M के 3 के नाम से जाना जाता था। इस रॉकेट स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। बता दें कि चंद्रयान 3 अब लॉन्च हो गया है, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में महीने भर से ज्यादा का समय लग सकता है। 23 या 24 अगस्त वो दिन होगा जब ये चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। तो देखिए, रुक करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर लगातार सुबह से ही हमारे साथ बने हुए थे, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो देखिए गौरव, जिस पल का जनता को इंतजार था वो पल आ भी चुका था। और जिस तरीके से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है, पूरे दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। गौरव, महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम है भारत का, और कहीं ना कहीं हम सबके लिए गर्व की बात है। और इस बात के लिए केवल एक ही बात कहूंगा, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है, मेहनत की शानदार तरीके से लगन के साथ यहाँ पर तैयारी की गई और उसी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लॉन्च की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, जो अगर देखा जाए तो प्रकृति ने भी तमाम इस पूरे मिशन का उसको साथ किया है। तो कई बार हम देखते हैं कि जब प्रकृति का जो माहौल होता है या पर्यावरण का माहौल होता है, पानी गिरता है या धूप निकली होती है, तो कई बार इस तरह के मिशन को रोक दिया जाता है या टाल दिया जाता है। और यहाँ पर प्रकृति ने भी इस मिशन पर हमारे देश को सहायता प्रदान की है। हमारे देश की जो मेहनत है उसको सराहा है। और यहाँ पर कोई भी मौसम में बदलाव ना होते हुए, यहाँ पर कोई भी अन्य मौसमी हलचल ना होते हुए, यहाँ पर चंद्रयान 3 यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। 2:35 के समय पर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। लगभग 40 से 42 दिनों में ये चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के उत्तरी गोलार्ध पर यहाँ उतरेगा। और कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर सही कहा सॉफ्ट आपने लैंडिंग गौरव। होगी तो देखिए, 40 से 42 दिन का वो समय निर्धारित किया गया है। तो तकरीबन तारीख क्या मानी जाए जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा? देखिए मुस्कान, यहाँ तारीख की बात करें तो यहाँ 23 से 25 अगस्त के बीच में ये वहाँ उतर सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद पूरी रहेगी। और अगर ईश्वर ने साथ दिया या जो हमारा व्यवस्था हमने भेज दी है, तो तमाम बदलाव किए थे। आर्बिटर भी नहीं था। इसके अलावा जो एयरस्पेस है वो गोदरेज एयरस्पेस में बनाए थे। चार पहले 5 रखे गए थे, इस बार केवल 4 रखे गए थे। वजन हल्का किया गया था। वजन कई बार ज्यादा होता है तो रॉकेट की गति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वजह होती है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती है। और जब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती है तो जो आपका यान होता है वो जो जिस भी ग्रह के पास जा रहा है या जहां भी जा रहा है उसको ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ जरूरी है तो उसके लिए यहाँ पर रॉकेट की गति कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर वजन कम होना बहुत जरूरी है। और फिलहाल यहाँ पर चंद्रयान 3 यहाँ पर लॉन्च हो गया है। और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक छलांग है भारत के द्वारा अंतरिक्ष में। और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमने इसके पहले भी मंगल पे पहुंच के दिखा दिया था कि हम जो चाहते हैं वो हम करते हैं।
और महज 450 करोड़ की लागत से हम मंगल पर पहुंच कर दिखा चुके हैं और अपना अभियान बना चुके हैं। लेकिन देखिए गौरव, 40 से 42 दिन का समय ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा, क्योंकि एक एक पल पे वो नजर बना के रखेंगे। ऐसे में इन 40 से 42 दिन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वैज्ञानिक इस पूरे मूवमेंट पर नजर रखेंगे रॉकेट की? देखिए सैटेलाइट से नमस्कार रोवर जो नजर है वो रखी जाती है और यहाँ पर दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि इसके पहले हम तमाम मिशनों की बात करें तब भी समय इतना ही लगता है। अगर मंगल मिशन की बात करें तो वहां पे 6 से 7 महीने वहां पर लगे थे मंगल मिशन की बात करते हैं। 6 से 7 महीने बाद वो मंगल पर पहुंच पाया था, वो भी तब जब मंगल हमारी पृथ्वी के सबसे करीब था। जब इस समय जो मंगल मिशन जो लॉन्च किया गया था, मंगलयान गया था, तब मंगल जो गिरा है वो सबसे पृथ्वी के सबसे करीब था और तब उसको 6 से 7 महीने यहाँ पर लगे थे। तो निगरानी चलती रहती है सैटेलाइट के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से कंट्रोल होता रहता है। और यहाँ पर कंट्रोल केवल गति पर गति करना होगा, गति में यहाँ पर नियंत्रण रहेगा तो निश्चित रूप से सफल लैंडिंग भी होगी और हम इतिहास को बनाएंगे बड़ा। देखिए गौरव, अगर भारत का जो ये मिशन है अगर ये सफल हो जाता है तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बनेगा। लेकिन जिस गोलार्ध पर लैंडिंग की बात की जा रही है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बनेगा। अगर ऐसा होता है तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए गौरव? बिल्कुल उपलब्धि होगी। इसके पहले भी हमने स्थान यहाँ पर साबित किया है, मंगल की लैंडिंग हमने साबित किया है, कैसे कम से कम खर्च में मंगल होकर आए थे। और शायद ऐसा ही इतिहास अब इस बार हम चंद्रयान के माध्यम से बनाने जा रहे हैं कि दक्षिण गोलार्ध में वहां पर जाके लैंडिंग करेंगे, जो कि वहां का भरपूर माहौल रहता है। हालांकि वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, और चूंकि हवा नहीं भी होती तब भी जो ऑर्बिट होता है वहां सौरमंडल होता है, वहां पर तूफान आते रहते हैं। अगर तूफान नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा मिशन है वो सक्सेस होगा और भारत यहाँ पर एक नया इतिहास बनाएगा, मंगल इतिहास की तरह। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में हिंदुस्तान एक बार फिर से बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि जो चंद्रयान-3 मिशन है वो अब लॉन्च हो चुका है। तो देखिए बारिश और बाढ़ से यूपी के कई जिले भयंकर तरीके से प्रभावित हुए हैं। इसी बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया है। इसके अलावा जेबी जैन कॉलेज स्थित राहत शिविर का निरीक्षण किया है, साथ ही कांवड़ यात्रा का भी वो जायजा लेते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी बाढ़ को लेकर अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और मौसम विभाग की तरफ से यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज हवाई सर्वेक्षण तो करेंगे ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। यमुना जी में काफी जल भराव हुआ है, काफी बाढ़ की स्थिति आई है। भक्ति कुंड से भी ज्यादा जल छोड़ने पर ये समस्या और भी विकराल हुई थी। उसमें धीरे धीरे करके राहत की ओर बढ़ रहा है। सहारनपुर जनपद के कुल 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले जल भराव की चपेट में आए थे। इसमें लगभग 2.25 लाख की आबादी प्रभावित हुई। कुछ ज्यादा प्रभावित थे, कुछ लोग आंशिक प्रभावित थे, और उनमें से जो लोग पूरे प्रभावित हुए उन्हें राहत कैंपों में भी लाने का कार्य प्रशासन ने किया है। राहत सामग्री का वितरण हुआ है। 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जन हानि हुई, 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। अभी प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण के बाद संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारी सरकार है वो हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासन के साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सहारनपुर की अगर हम बात करें तो हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से सहारनपुर के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी का जो प्रवाह है वो तेजी से किया जा रहा है, जिसकी जद में
कई गांव आ चुके हैं। सहारनपुर के तो ग्रामीण क्षेत्र आ ही चुके हैं। इसके अलावा आसपास के कई गांव ऐसे हैं जो बारिश की मार को झेल रहे हैं। तो वहीं हवाई सर्वेक्षण के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो की हकीकत को जानने के साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो अधिकारियों के साथ अब से थोड़ी देर में बैठक भी करेंगे। रुक करते हैं नज्म का, जो इस खबर पर लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए नज्म, अगर हम बात करें सहारनपुर की, तो हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर देखने को सहारनपुर में मिल रहा है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान कितनी खामियां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाई हैं? जी मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। सबसे पहले वो चिल्काना के अंदर पहुंचे। चिल्काना के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ आई भी थी। वहां पे उन लोगों ने, जो वहां पे बाढ़ क्षेत्र लोग रह रहे थे, उनसे मुलाकात की है और लोगों को राशन भी वितरित किया है। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन पहुंचे। ठीक है नज्म, पुलिस लाइन पे पहुंचे हैं, जो तमाम चीजें हैं वो वितरित भी की है, लेकिन क्या जो लोग हैं बाढ़ पीड़ित, क्या वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से उनकी मदद की जा रही है उससे? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है कि मुख्यमंत्री आज आए हैं तो प्रशासन अलर्ट हुआ है, लेकिन लोग बाग संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग बाग परेशान है, घरों के अंदर निकलने के लिए मजबूर हो गए। कुछ लोग कैंप के अंदर रह रहे हैं, कैंप के अंदर उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। लोग बाग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सबसे अच्छा सवाल आपका यही है। और मुख्यमंत्री के सामने जैसे वो पहुंचे, लोग, उन लोगों ने अपनी शिकायत भी करना चाहा, लेकिन प्रशासन ने उनकी शिकायतों को दबा दिया गया है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से जो जमीनी हकीकत है वो जानने के लिए पहुंचे, तो अधिकारियों ने वो हकीकत भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने लोगों को बयान नहीं करने की इजाजत दी है। नज्म जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि मुख्यमंत्री के सामने जो है लोगों को राशन वितरित करने के लिए दे दिया, कि राशन दे दिया है, राशन बांट दिया है, इधर उधर की बातें की, लेकिन जो शिकायतें होनी चाहिए थी वो होने नहीं दी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पुलिस लाइन पहुंचे, उसके बाद वो जय जैन कॉलेज जहाँ पे राहत शिविर लगाए वहां पे पहुंचे। वहां पे लोगों के साथ सिर्फ बातचीत भी करने नहीं दी, लोगों को देखा गया, उनको राशन वितरित किया। उसके बाद डायरेक्टली पुलिस लाइन आए, जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है और उसके बाद फिर प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। देखिए नजम, अभी आपने जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है, राहत और बचाव की जितनी भी सामग्री थी उसके साथ राशन भी वितरित किया है और बैठक की। बैठक में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं नजम? देखिए, मैं आपको बता दूं, बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई शिकायत न आए। जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, इनको रहने के लिए आसरा दिया जाए, इनको रहने के लिए जगह दी जाए, इनको खाने के लिए राशन दी जाए, इनको सब कुछ व्यवस्था दी जाए। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों का कितना पालन करता है। नज्म, देखिए जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो काफी समय से बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई थी उससे संतुष्ट नजर आए, या फिर इस दौरान भी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तत्काल वाली व्यवस्था की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। बंद कमरे के अंदर जब मीटिंग ली है, सब अधिकारियों को फटकार लगाई है और जाहिर सी बात है इस फटकार का असर अधिकारियों पे भी होगा। लेकिन नजम देखिए, बाढ़ हर साल आती है, अगर हर साल फटकार लगाने के बाद ही काम करेंगे अधिकारी, तो आखिर ऐसे बारिश की मार तो जनता को ही झेलनी पड़ेगी ना? बिल्कुल, आपसे नहीं सही सवाल किया कि बारिश की मार जो है जनता को ही झेलनी पड़ेगी, अधिकारी को नहीं। अधिकारी तो आते हैं चले जाते हैं, आज अधिकारी ये है, कल को दूसरा अधिकारी आएगा, अधिकारी बदले जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सही तरह से काम नहीं करता है। सहारनपुर की आज स्थिति यह है कि लोग बाग को के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोग बाग रहने के लिए मजबूर हो गए, खाने के लिए मजबूर हो गए, कैंप के अंदर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कैंप के अंदर जाके लोगों से मिलना चाहा, लेकिन दूर से शक्ल दिखा दी गई, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिल पाया है। देखिए नजम, ये तो रही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की हालात जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लेकिन रिहायशी इलाकों में क्या व्यवस्था की गई है? क्या वहां पर बाढ़ से निपटने के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली देश की राजधानी है। जब वहां पर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं तो प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, मैं आपको सही बता दूं, आपने सही सवाल किया कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जो पानी है बैराज से गया है और दिल्ली के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, घर घर पानी बरसा हुआ है, पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा है। जो यहाँ के पार्षद हैं वो पानी निकालने को मजबूर हो गए हैं। हालात बिल्कुल
टच से मस हो रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों के अंदर है। अगर यहाँ पे निरीक्षण किया जाए मुख्यमंत्री द्वारा, तो मैं समझता हूँ कि निलंबन कहीं अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को सिर्फ यहाँ पे पुलिस लाइन में उतारा गया, उसके बाद जो है रात शिविर लगाया, जैन कॉलेज वहां पे ले जाया गया है और कहीं भी कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद नजम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बाढ़ बारिश को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सहारनपुर के ग्रामीण इलाकों का सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए। इस दौरान हमारे सहयोगी द्वारा ये भी बताया गया कि ये जो राहत और बचाव का काम था, ये खानापूर्ति ही महज थी। यही वजह है कि बंद कमरे में अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाए जाने की भी खबर है। तो देखिए, बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसको लेकर बीजेपी ने अब नया फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी अब पसमानदा मुसलमानों को साधने में लगा हुआ है, जिसके चलते अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह मिलन यात्रा निकालेगी। बीजेपी 27 जुलाई से पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में तो बताया ही जाएगा, साथ ही ये यात्रा यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर को हरियाणा के मेवात में यह यात्रा खत्म हो जाएगी। इस यात्रा में कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, स्नेह यात्रा निकाली जा रही है पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए, क्योंकि पसमानदा मुसलमान हर एक पार्टी के लिए काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि 85% पसमानदा मुसलमान हैं पूरे देश भर में। यही वजह है कि पसमानदा को अपने पक्ष में लाने के लिए हर एक पार्टी तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। और अगर हम पसमानदा मुसलमानों की बात करें, तो पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान कहे जाते हैं जो आज तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हैं, जिनको उनका अधिकार आज तक नहीं मिल पाया है। तो उन्हीं मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए स्नेह मिलन यात्रा निकाली जाएगी 27 जुलाई से, जिसका समापन किया जाएगा हरियाणा के और तमाम प्रदेशों से होते हुए ये यात्रा हरियाणा जाएगी। और साथ ही यूपी के 30 लोकसभा क्षेत्र होंगे जहां पर ये यात्रा जाएगी, और वो 20 लोकसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पसमानदा मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते होंगे मतदान के दौरान। तो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए सुहानी, भारतीय जनता पार्टी का पसमानदा प्लान अब तैयार हो चुका है और अब भाजपा जो है स्नेह मिलन यात्रा निकालेगी। किस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के जरिए करेगी? और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि किन किन राज्यों से होते हुए ये यात्रा जाएगी? उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं उनका एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। उनका ये भी कहना है कि जिस तबके के लोग जो है वो अभी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से अभी पिछड़े हुए हैं, चाहे पसमानदा हो या अन्य जाति के भी हो, उनको लेकर इस बार हम चलेंगे और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारते हुए वो इस बार लोकसभा चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वो पसमानदा समाज की जो सीटें हैं वो साधने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए एक स्नेह यात्रा जो है वो भी निकालने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। और वो 27 जुलाई को जो ये स्नेह यात्रा निकालेंगे और इसलिए कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम के बीजेपी सरकार के फायदा भी हो सकता है। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है कि देश में मुस्लिमों का स्थिति सही नहीं है, उसकी छवि भी सुधारने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही वो इस बार सिर्फ जीतने के लिए नहीं, वोट शेयर के साथ अगर पसमानदा के साथ मिल गया तो वोट शेयर भी उनका इस बार पूरी तरह से साथ रहेगा। और इसलिए जो बीजेपी सरकार है वो पसमानदा मुस्लिम को कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरह से ऊपर उठाना चाहती है और अपना वोट बैंक भी साधना चाहती है। बिल्कुल सुहानी, देखिए वोट बैंक बढ़ाना तो हर एक पार्टी के लिए काफी अहम हो जाता है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा है, ये किन किन राज्यों से होती हुई जाएगी? मुस्कान बता दें, कहीं ना कहीं अब ये जो है बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश से उनका पूरा जो केंद्र का जो रास्ता है वो पूरी तरह से जाती है और इसलिए ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे राज्य है उससे वो होते हुए ये जो उनका स्नेह यात्रा है वो गुजरेगी। क्योंकि इस बार देख सकती हैं किस तरह से जब महासंपर्क अभियान चलाए थे और ये उत्तर प्रदेश में ही उनको कहीं ना कहीं नाकामयाबी देखने को मिल रहा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो स्नेह यात्रा हो ये उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरे और इसलिए ये जो है स्नेह यात्रा उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत
बात होने के लिए पूरी आशंका है। और इस पे जो बीजेपी सरकार जो है मंथन भी कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन जिन सांसदों का इस बार अच्छे से उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है, उनका भी टिकट कट सकता है। तो इसलिए जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसको मजबूत करने के लिए कई ऐसे रणनीति तैयार की है और लगातार इस पे जो है मंथन करी जा रही है। और वो अलग अलग रणनीतियों से लेकिन देखिए सुहानी, मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को तो साध रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी। क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर नजर डालें तो MY ऐसा फैक्टर रहा है जो शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है? मुस्कान, बता दें कहीं ना कहीं आपने देखा कि जिस तरह से उपचुनाव हुआ या विधानसभा चुनाव हुआ, जिस तरह से रामपुर भी मुस्लिम के गढ़ माना जाता है, उस वहां पे जब बीजेपी की जो जीत हासिल हुई तो इसीलिए आप बता दें आपको कि जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम के मंसूर अंसारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सपा की सरकार थी या ये बसपा की सरकार थी तब उन्होंने सिर्फ वादे किए हमको और वोट भी मांगे, लेकिन उसके बाद जो है मुस्लिम के पक्ष में ऐसा कुछ भी जो योजनाएं हैं या उनको लाभ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बार देखा जा रहा है साफ तौर पर जिस तरह से निकाय चुनाव में पसमानदा मुस्लिम का वोट मिला, उपचुनाव में पसमानदा मुस्लिम का वोट बीजेपी को मिला। तो इस तरह से जैसे जैसे अब चुनाव आ रहा है कहीं ना कहीं जो पसमानदा मुस्लिम बीजेपी की तरफ देखते हुए आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी अब पसमानदा मुस्लिम का कहीं ना कहीं जो बीजेपी है अब उनका वोट मिल सकता है। इसलिए कई ऐसे अपना जो उनका है मुद्दा भी जो है अपना रखे हैं पसमानदा मुस्लिम के। उनका साफ तौर पर कहना है कि सुहानी, लेकिन देखिए अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में पसमानदा मुसलमानों का वोट शेयर कितना हो जाता है, जिसकी वजह से हर एक पार्टी का फोकस सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमानों पर है। जी जी, बता दें आपको कि पसमानदा मुस्लिम जो है 5 राज्यों में ज्यादा है, जैसे कि बिहार, झारखंड, असम, ऐसे 5 राज्यों में से जैसे 3 राज्यों में जो है वो बीजेपी के गठबंधन सरकार है, लेकिन 2 राज्यों में अभी भी जो है विपक्ष की सरकार है, जिसे लेकर जो बीजेपी है अब उसमें साधने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 16 पॉइंट कुछ बताया जा रहा है कि इनका जो है अभी आबादी है और वोट शेयर है इनका, तो इसलिए जो है बीजेपी चाहती है कि जो पूरी सीटें हैं वो उनके पसमानदा के बीजेपी सरकार के खामे में, और इसलिए वो पूरी तरह से इस बार जुट गई है। और कहीं ना कहीं इस बार जो बीजेपी है इस चीज में सफलता भी मिल सकता है, क्योंकि जो अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें जो दूसरी सरकार थी जैसे बसपा बीएसपी, उनकी सरकार में जो पसमानदा मुस्लिम को कोई भी योजना ना उनको योजनाएं मिली, ना उनकी लाभ मिली, सिर्फ बातें कहे और कुछ भी हमको सफलता नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं देखिए सुहानी, मिशन 80 का जो लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, जिसको लेकर के बीजेपी का पसमानदा मुसलमानों पर खासा फोकस है। ऐसे में यूपी की वो कौन सी सीटें हैं जिस पर पसमानदा मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं? जी, बता दें आपको मुस्कान की सिर्फ जो 80 सीट जो है लोकसभा इस बार लेकर चल रही है कि 80 सीट पे क्लीन स्वीप करना है, तो सिर्फ पसमानदा मुस्लिम को ही लेकर नहीं, वो जातीय समीकरण उनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ पसमानदा मुस्लिम ही हमें जीत हासिल नहीं करा सकती है। कहीं ना कहीं अन्य भी जो जातियां है जो कि अभी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से उठ नहीं पाई है, उसे भी हमें सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष जो है पसमानदा मुस्लिम की इस बार जो सहायता नहीं दी है उसे कहीं उगारने की कोशिश कर रही है। तो जो सीटें हैं वो पूरी तरह से बीजेपी इस बार साधने की कोशिश कर रही है, और इससे लगातार जो है वो पसमानदा मुस्लिम को लेकर बातें कर रही है, इस पर बैठकें कर रही है। तो इससे विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उनको इस बार इसमें कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हो सकता है अगर पसमानदा मुस्लिम। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पसमानदा प्लान तो तैयार हो चुका है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आज राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें उनके साथ व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और सपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रेस वार्ता में डबल इंजन सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। व्यापारी, किसान और आम जनता डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई से आम जनमानस परेशान है। व्यापारी गण पहले से जीएसटी से परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जीएसटी में ईडी का जबरन दखल व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है।
के मोहम्मद आजम साहब इस देश के जाने माने बड़े नेता हैं और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में, संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनकी सुरक्षा हटाना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि उनका उत्पीड़न बंद करे भारतीय जनता पार्टी और उनके जीवन को सुरक्षित करे और वाइस रेडी ने और इससे भी बढ़ा करके उनकी सुरक्षा दी जाए। देखिए, हम इतना जानते हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के विचारों से चल रहे हैं। उनके विचार वो भी हैं, हम भी हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, धरातल में काम कर रहे हैं। इसलिए इस पर जो इस तरीके की भ्रामक बातें, उन पर कोई मतलब नहीं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता किए हैं। प्रेस वार्ता का संदर्भ ये है कि आधी रात को केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके ये बताया कि जीएसटी को अब PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। यानी कि इसका सीधा प्रभाव ये है कि ईडी को ताकत मिल जाएगा कि कहीं भी किसी व्यापारी के पास छापा मारकर। तो रुक करते हैं विवेक का इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए विवेक का समाजवादी कार्यालय पर आज अहम प्रेस वार्ता हुई है जिसमें व्यापारी शामिल हुए और उन्होंने जीएसटी में ईडी का जबरन दखल जो व्यापारियों को परेशान करने जैसा है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। दोबारा हम विवेक का रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जीएसटी में ईडी का जबरन दखल व्यापारियों को प्रताड़ित करने के बराबर है। यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक अहम प्रेस वार्ता हुई जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी तो पहले से ही जनता को परेशान कर रही है, लेकिन अब जीएसटी में ईडी का जबरन दखल व्यापारियों को परेशान करने के बराबर होगा। तो 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। कभी उनकी नीतियों पर, कभी उनके काम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो बैठक हुई है उसमें व्यापारी शामिल हुए और जीएसटी में ईडी का जबरन दखल व्यापारियों को प्रताड़ित करने के बराबर है, ये बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी दिखे हैं। इस खबर पर विवेक हमारे साथ तमाम अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, आज सपा कार्यालय पर एक अहम प्रेस वार्ता हुई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार को घेरते हुए कहा कि जीएसटी में ईडी का जबरन दखल व्यापारियों को प्रताड़ित करने के जैसा होगा। विवेक। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में एक प्रेस वार्ता की गई और इस वार्ता में समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारी भी मौजूद थे। नरेश उत्तम पटेल ने इस प्रेस वार्ता की अगुवाई की और प्रेस वार्ता शुरू करते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार पे जमकर हमला बोला। सबसे पहले उन्होंने आजम खान की सुरक्षा हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर लताड़ लगाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों पर लगातार इस समय हमले हो रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे और तमाम कई बार विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, आजम खान के साथ जो है ये दुर्व्यवहार हो रहा है और ये दुर्व्यवहार राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से प्रेरित लग रहा है। इधर लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमले की खबर आ रही है, उधर आजम खान से सुरक्षा हटा लेना ये एक बिल्कुल ही द्वेष जैसा व्यवहार लगता है। उन्होंने चंद्रशेखर के भी हमले का किया, तमाम ऐसे उदाहरण भी दिए जिससे पिछले कई बार जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं। देखिए विवेक, क्या माना जाए कि ये व्यापारियों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहाना था? दरअसल जिस तरीके से ये वाइस सिक्योरिटी ली गई है आजम खान से, इस मुद्दे को भुनाना क्या था भारतीय समाजवादी पार्टी का उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? देखिए दोनों मुद्दे ही जरूरी थे। बात की जाए तो आज ये खबर आई कि जिस तरीके से देखा जाए तो वायु सुरक्षा की श्रेणी को आजम खान से ले लिया गया और कहा है कि उनको इस सुरक्षा की जरूरत नहीं है, ये भी मुद्दा था। और जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार सब्जियों के दाम बढ़े हैं। बारिश की शुरुआत के बाद टमाटर का दाम भी तकरीबन 150-160 रुपए प्रति किलो पहुंचा था और तमाम ऐसी सब्जियों के बाद दाल के भी दाम लगातार बढ़े थे। तो इस तरह से महंगाई से व्यापारियों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जिस तरीके से बनारस में एक व्यापारी ने
बाकायदा बॉडीगार्ड रखे थे टमाटर के लिए, उस पर कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई को लेकर भी तमाम तरह के किए गए। अब साफ तौर पर यह भी कहा गया कि जब से जीएसटी आया है, जीएसटी में कई बार कानूनी प्रक्रिया में सुधार हुआ है, लेकिन व्यापारियों की दिक्कतें अब तक दूर नहीं हो सकी हैं। इसके बाद जीएसटी में ईडी को जबरन घुसाया जा रहा है और ईडी के माध्यम से व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की नींव रखता है, जिसके व्यापार के नाते प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसे ईडी का डर दिखा के, भय दिखा के इसको धमकाया और पीड़न किया जा रहा है। इस सरकार में तमाम ऐसे बड़े आरोप नरेश उत्तम पटेल और प्रदीप जायसवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए। देखिए विवेक, अगर वाकई में जीएसटी के मुद्दों पर ईडी का जबरन दखल होता है तो क्या वो आगे आने वाले समय में व्यापारियों को परेशान करने जैसा साबित हो सकता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है? कि व्यापारी अभी ही परेशान है। जब जीएसटी नई आई थी तो कई ऐसे व्यापारी थे जिनको जीएसटी की समझ नहीं थी, जीएसटी काम करने का तरीका नहीं पता था। उसके बाद चीजें उन्होंने बदलना शुरू की और जीएसटी के पेज में अभी भी कई व्यापारी फंसे हुए थे। उसके बाद लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और एक लेटर भी लेके आए थे, लेटर भी दिखाया गया। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ईडी कितने से कितने मामलों में हस्तक्षेप करे, इस पर साफ तौर पर यह बताया नहीं गया है। 200 रुपए से लेकर 2 अरब रुपए तक के घोटाले या कारनामे या फिर ऐसी कोई इन चीजों में ईडी का हस्तक्षेप हो रहा है। और बाकायदा लिमिट की भी बात व्यापारी ने की कि लिमिट डिसाइड की जाए, कितने के बाद जो है ईडी का हस्तक्षेप होगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।